अच्छे से चर्चा करते हैं। अब पॉलिनोमियल बना है दो वर्ड से। पहला है ये पॉली, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसका मतलब होता है मेनी। मेनी हो जाएगा पॉली का मतलब। तो ये हो गया बहुत सारे नोमियल। और नोमियल क्या है? तो नोमियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब हो जाएगा नेम्स, यानी कि बहुत सारे नाम्स। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए एक रफ आइडिया हमें ये मिल गया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए यहाँ इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ 7x² माइनस 9x⁴ प्लस 8x-2, ये एक पॉलिनोमियल होगा। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ 17x⁹ माइनस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। या फिर अगर यहाँ मैं चाहूँ तो कोई एक सिंपल सा नंबर लिख दूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ 6, तो ये भी ऑफिशियली एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर ये सारे पॉलिनोमियल है तो ऐसा क्या होगा जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो चलिए उसका भी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ हो अगर 10x⁻² प्लस ऑफ 9x⁴ माइनस 8x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अब मुझे लगता है कि आपको ऐसे एग्जांपल्स देख के समझ में आ रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा कि कैसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे और कैसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो x का ये एक्सपोनेंट है ये एक नेगेटिव इंटीजर है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि अब अगर मैं एक पॉलिनोमियल को ऑफिशियली डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यहां पे मैं एक्चुअली इस बात को लिख देता हूं, ये बहुत ज़रूरी बात है। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर में हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए 18√x प्लस 2x² की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है √x, इसका पावर एक्चुअली क्या है? ये है x की पावर हाफ। अब चूंकि हाफ तो एक इंटीजर ही नहीं है तब तो ये तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ a⁴ प्लस ऑफ 4a, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये एक्सपोनेंट है इस बेस a का, वो भी एक इंटीजर नहीं है, वो तो खुद एक वेरिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सप्रेशन में जब भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √3y⁴ माइनस रूट ऑफ, या फिर इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 0.2y⁴ प्लस ऑफ 9, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y, और वेरिएबल के जो पावर्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 हो गया या फिर यहाँ पे 3 हो गया, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे 3 का पावर तो 1/2 है, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1/2, तो 1/2 तो एक इंटीजर नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमें बस वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे ध्यान देना है, बाकी किसी और चीज़ के नहीं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक बार हमने पॉलिनोमियल की बात कर ली, तो चलिए अब हम देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऐड करके
पॉलिनॉमियल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7x² इस पॉलिनॉमियल का एक टर्म हो जाएगा, -9x⁴ इस पॉलिनॉमियल का दूसरा टर्म हो जाएगा, 8x इस पॉलिनॉमियल का तीसरा टर्म हो जाएगा, -2 इसका चौथा टर्म हो जाएगा। ये चारों टर्म्स को जब हमने ऐड किया आपस में तो मुझे ये पॉलिनॉमियल मिला। तो ये चारों जो यहाँ पे हैं ये इस पॉलिनॉमियल के टर्म्स कहलाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमने नेगेटिव को क्यों इंक्लूड किया, तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखूँ तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x² प्लस ऑफ -9x⁴ प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ -2। तो अब हमने कहा कि जिन सारी चीज़ों को जोड़ के मुझे पॉलिनॉमियल मिलता है वो उसके टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ मैंने 7x² को जोड़ा, -9x⁴ को जोड़ा, 8x को जोड़ा और -2 को जोड़ा, तब जाके मुझे ये मिल गया। इसीलिए इसे हमने साइन के साथ लेके बोला कि ये इसके टर्म्स हैं। तो एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब हमें पता है कि टर्म्स किसको बोलेंगे। एक बार टर्म्स का फंडा क्लियर हो गया तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने अगली चीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। COEFFICIEN कोफिशिएंट्स। तब हर टर्म में एक वेरिएबल पार्ट है, एक कांस्टेंट पार्ट है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ये x जो है ये है वेरिएबल, और इसके साथ जो ये मल्टीप्लाइड है ये 7, ये है इसका कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो हर टर्म के कांस्टेंट वाले पार्ट को हम लोग उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि इस टर्म में 7 जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा, इस टर्म में -9 मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा, इस टर्म में ये +8 मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा, और यहाँ पे ये -2 मेरा कोएफिशिएंट होगा। क्योंकि एक्चुअली में मैं इस -2 को लिख सकता हूँ, -2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2 x⁴, तो ये मेरा हो गया वेरिएबल पार्ट, -2 हो गया मेरा कांस्टेंट पार्ट, ये -2 हो गया मेरा कांस्टेंट पार्ट, तो ये मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मैं देखूँ तो 17 मेरा कोफिशिएंट है, ये -2 मेरा कोफिशिएंट है, 6 एक्चुअली में मैं इसको लिख सकता हूँ 6x⁴, तो ये 6 मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। एक बार अब हमने टर्म्स को जान लिया, कोफिशिएंट्स को जान लिया, तब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऐसे एग्जांपल्स लेके जो कि पॉलिनॉमियल होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ 2a⁴ प्लस 9a⁴ प्लस 2a - 9, ये एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ जैसे 4a⁻23 माइनस 19, चलिए कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम वेरिएबल हो, मान लीजिए हम p ले लेते हैं, -19p⁻2, ये भी एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ 16x⁹ प्लस 18x⁴ प्लस ऑफ 4, ये भी एक पॉलिनॉमियल। या फिर जैसे अगर मैं यहाँ ले लूँ कुछ और, मान लीजिए 73x⁴ तो ये सारे पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल होंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो पहले वाला पॉलिनॉमियल है ये 4 टर्म्स से बना है, 1 2 3 4। ये जो दूसरा वाला पॉलिनॉमियल है ये 2 टर्म्स से बना है, वैसे ये 3 टर्म्स से यहाँ बना हुआ है और ये सिर्फ 1 टर्म से बना है। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ 1 टर्म होता है तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं उसको, तो उसको हम मोनोमियल बोल देते हैं। अगर उसमें 2 टर्म है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में यहाँ 2 टर्म है, ये एक्चुअली ये 19 के साथ हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो ये जो है 2 टर्म है यहाँ पे, तो इसे हम लोग बाइनोमियल बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। और अगर उसमें 3 टर्म है जैसे कि यहाँ पे, तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम लोग एक और स्पेशल नाम दे देते हैं, ट्राइनोमियल। इसके ऊपर अगर 4 टर्म है या 5 टर्म है तो सबको हम लोग पॉलिनॉमियल से बोल देंगे, उससे ज़्यादा हमने उसको ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया। जैसे कि यहाँ पे 4 टर्म है तो ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। हालांकि ये सब भी पॉलिनॉमियल हैं ही, लेकिन हमने इनको एक स्पेशल नाम दे दिया है बस। तो ये तो थी इसके टर्म्स की बात, और उसके बेसिस पे हमने पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई कर लिया। अब एक नया टर्म आपको सुनने में मिलेगा अक्सर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री।
अब एक पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। चलिए इस बात को यहाँ लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट का नहीं, वेरिएबल का। ये ध्यान देने वाली बात, ये थोड़ी सी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पे इसका पावर है 4, यहाँ पे इसका पावर है 3, यहाँ पे है a की पावर 1, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा 1, और यहाँ पे है -9। और अगर -9 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ -9 a की पावर 0, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा 0। अब 4, 3, 1 और 0 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका जो हाईएस्ट पावर है वो, उनमें से जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, तो ये हो जाएगा इसकी डिग्री 4। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर है 23, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर है 2, दोनों में हाईएस्ट है 23, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 23। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो इसके x की पावर है 9, यहाँ पे पावर है 3 और यहाँ पे पावर है 0, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो इन तीनों में हाईएस्ट है 9, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो खैर सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है, तो उसमें हम क्या हाईएस्ट और लोएस्ट क्या सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 293 के बराबर। तो एक बार हम अब ये क्लियर हो चुका है कि डिग्री क्या होती है, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सब एक पॉलिनोमियल को एक रिवीजन, एक आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मान लीजिए 1 है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 3, ठीक है, क्योंकि 3 एक्चुअली में क्या है, 3x की पावर 0, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिख दूँ, तो इसकी डिग्री तो 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1 जो कि यहाँ पे हाईएस्ट है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री 2 के बराबर है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2x² + 5x - 3, या फिर मान लीजिए 2x² ही ले लें सिर्फ, या फिर मान लीजिए 14x, मान लीजिए कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, p की पावर 2 + 9। इन तीनों केस में हमारी डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। और मान लीजिए अगर डिग्री 2 होने के बजाय, मान लीजिए अगर हमारी डिग्री 3 हो जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 14x की पावर 2 + 9x की पावर 3 -8, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ 2x की पावर 3 + 9। इन सारे केस में जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वेरिएबल का वो है 3। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जिनकी डिग्री 3 है, और इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं और कह देते हैं कि ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों थोड़े स्पेशल नाम है जो हम दे देते हैं, जैसे कि इसके आगे भी जा सकते हैं। अगर डिग्री 4 हो तो हम उसे बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आमतौर की ज़िंदगी में ये तीनों काफ़ी पॉपुलर नाम से जो अक्सर हमें सुनने को मिलेंगे। अब एक बार हम ये चीज़ जान चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ते हैं। अब एक यहाँ एक लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं यहाँ बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म एक पॉलिनोमियल का, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मान लीजिए 9 + 4x² - 1x की पावर 3 + x। ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो हो गया। लेकिन अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे आएगा। जैसे कि इस केस में इस टर्म का
जैसे कि इस केस में इस टर्म का नेगेटिव एक्स टू द पावर 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे नेगेटिव 1 एक्स की पावर 3। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 4x स्क्वायर की, इसका इससे कम है लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आता है x, तो हम डाल देंगे प्लस x, और फाइनली लास्ट में बच जाता है ये 9, तो प्लस 9। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया जिसमें हमने जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक बार जब हमने पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो उसका जो सबसे पहला टर्म होगा, उसके कांस्टेंट पार्ट को हम लोग बोल देंगे लीडिंग कोफिशिएंट। जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो जो सबसे पहला टर्म आया उसके कांस्टेंट पार्ट को हम लोग बोल देंगे लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है वो बाकी पूरे पॉलिनॉमियल को लीड कर रहा है, सबसे आगे ये खुद है। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हमने पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो अब हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल गया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसे हम कैसे और डिटेल में जान सकते हैं। तो आई थिंक